मॉर्निंग बच्चों। अभी आज हम सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट कंपनी लॉ एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के फर्स्ट सेकेंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। नेचर ऑफ कंपनी। नेचर ऑफ कंपनी में एक लीगल एस्पेक्ट है कि कंपनी द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, एक कंपनी की पृथक वैधानिक अस्तित्व का सिद्धांत। यह सिद्धांत बहुत मायने रखता है क्योंकि जब कंपनी का फॉर्मेशन किया जाता है वो पृथक वैधानिक अस्तित्व के सिद्धांत के अनुसार कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक व्यक्ति जिसका अपने सदस्यों या अंशधारियों से पूर्णतः बिल्कुल ही अलग लीगल अस्तित्व होता है। यदि किसी कंपनी के सभी अथवा लगभग सभी अंश एक ही व्यक्ति के पास हो या कंपनी के प्रबंध संचालक के सभी अधिकार किसी एक व्यक्ति को प्राप्त हों तो कंपनी एवं वह व्यक्ति पृथक पृथक अस्तित्व होंगे, सेपरेट आइडेंटिटी रखेंगे। यदि व्यक्ति का कोई एक समूह एक से अधिक कंपनियों का निर्माण करता है और सभी कंपनियों का संचालन और स्वामित्व उसी समूह के पास होता है, सभी कंपनियां एवं उन सदस्यों का अस्तित्व पृथक पृथक बना रहेगा, अलग अलग बना रहेगा। कंपनी के पृथक अस्तित्व के कारण ही कंपनी और उसके सदस्यों की संपत्ति अलग अलग होती है। कंपनी की संपत्ति सदस्यों की संपत्ति नहीं मानी जाती है। अतः कोई कंपनी अपने नाम में संपत्ति क्रय कर सकती है, रख सकती है, बेच सकती है। इतना ही नहीं, अपने सदस्यों पर वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा सदस्य के भी कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। अनेक देशों और विदेशी कानूनी मामलों में पृथक अस्तित्व या अलग अस्तित्व के सिद्धांत को माना गया है और भारत में भी इसको माना गया है। इसके लिए हम 2-3 एग्जाम्पल्स देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला उदाहरण जो है वो ये कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार इंग्लैंड में सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के कुछ तथ्य प्रस्तुत किए। सोलोमन एक आदमी था जो बूट और जूतों का निर्माण करता था और वो बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस में था और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उसने एक कंपनी बनाने की सोची और उसका नाम उसने लिखा सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। और उसके कंपनी के सीमा नियम के अनुसार कंपनी में पूंजी लगाने वाले 7 लोग थे, जिसमें सोलोमन, उसकी पत्नी, पुत्री और 4 पुत्र सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति कंपनी का कोई सदस्य नहीं था। सोलोमन तथा उसके 2 बेटे जो थे वो संचालक मंडल के सदस्य थे। अब सोलोमन ने अपना व्यापार उस कंपनी को 30,000 पाउंड में बेच दिया, जिसके प्रतिफल में उसे 20,000 पाउंड के तो पूर्णतः अंश तथा 10,000 पाउंड के ऋण पत्र मिले। इन ऋण पत्रों की जमानत के लिए कंपनी को समापन करना पड़ा। कंपनी के समापन के समय कंपनी की स्थिति में संपत्तियां 6,000 पाउंड की थी, दायित्व ऋण पर 10,000 पाउंड के और सामान्य लेनदार 7,000 पाउंड के थे। ऐसी आर्थिक स्थिति में जो ऋण पत्रधारी सोलोमन था, जिसके पास संपत्ति का बंधक था, कोई भी संपूर्ण राशि प्राप्त नहीं हो सकती थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सभी लेनदारों ने न्यायालय में कंपनी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर दिया और मांग की कि भाई हमें हमारा पैसा वापस दिया जाए। और सामान्य लेनदारों का था सोलोमन को पैसा पहले नहीं देकर पहले उनको दिया जाए, क्योंकि कंपनी और सोलोमन 2 अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं, अतः सोलोमन ऋणदाता नहीं हो सकता। किंतु हाउस ऑफ लॉर्ड ने निर्णय दिया कि कंपनी और सोलोमन 2 भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, इसलिए दोनों का अस्तित्व बिल्कुल भिन्न है। सोलोमन भी एक ऋण पत्रधारी है तो उसको भी समान रूप से भुगतान किया जाएगा। इसकी जो निर्णय लिया गया उसमें उन्होंने ये कहा कि कानून के अनुसार कंपनी पार्षद नियम में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति भिन्न होते हैं, चाहे कंपनी के पंजीयन के बाद वह वहीं कारोबार क्यों ना कर रही हो जो पहले करती थी। तो
उसके कंपनी के उन सदस्यों को प्रतिनिधि या न्यासी बना सकती है जो ऑलरेडी उसके हिस्सेदार होते हैं। इस प्रकार सदस्य भी अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं की सीमाओं को छोड़कर अन्य किसी रूप या दशा में कंपनी के कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होते। एक और इसका एग्जाम्पल है, वो है ली बनाम ली ज़ेयर फार्मिंग कंपनी। इस कंपनी में पृथक अस्तित्व के सिद्धांत को इन्होंने भी मान्यता दी। इस मामले में ली ने एक कंपनी की स्थापना की। ली ने एक अंश को छोड़कर कंपनी के सभी अंश क्रय कर लिए और कंपनी का प्रबंध संचालक बन गया है। इस पद के अधिकार के अंतर्गत उसने अपने आप को कंपनी का चीफ पायलट नियुक्त कर दिया। ली कंपनी का विमान उड़ाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसकी मृत्यु हो गई और उसकी विधवा ने कंपनी से श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की मांग की। कंपनी ने क्षतिपूर्ति देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति मालिक और नौकर नहीं हो सकते। काउंसिल ने निर्णय लिया कि कंपनी और ली दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं और प्रबंध संचालक की स्थिति में रहते हुए वह अपने आप को मुख्य संचालक के रूप में कार्य करने के आदेश दे सकता है। अतः ली और कंपनी के बीच मालिक और नौकर का भी संबंध हो सकता है और इसी आधार पर ली की विधवा को क्षतिपूर्ति दी जाए। एक और एग्जाम्पल जो है उसमें जो है उसके अंतर्गत न्यायालय ने ये मांग की कि कंपनी के अंशधारी हैं और वह अंतःकरण में वास्तव में उन्हीं के नाम में थी। न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए लिखा कि कंपनी अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व रखती है, अतः सदस्यों द्वारा कंपनी का संपत्ति का अंतरण उसी प्रकार से किया जाए जैसे एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को किया जाता है। एक और अन्य मामले में मुंबई उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश कानिया इस मामले के निर्णय में लिखा कि एक सम्मिलित कंपनी तथा पृथक अस्तित्व रखती है, चाहे सब अंश एक व्यक्ति के अधिकार में ही क्यों ना हो। एक बात की जांच पड़ताल भी उपयुक्त नहीं होगी कि कंपनी के अंशधारी व संचालक एक ही परिवार के सदस्य हैं। धूमिल अमलानेकर मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाए रायचंद रूपसी धर्मसी के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय ने इस प्रकार का मंतव्य व्यक्त किया। विवाद के तथ्य के अनुसार एक साझेदारी फर्म बसें चलाया करती थी। कालांतर में इस फर्म के कुछ साझेदार विधिवत एक निजी कंपनी बनाई और उनकी सारी बसें फर्म से हटाकर कंपनी में ट्रांसफ़र कर दी। अल्पमत में रह गए साझेदारों ने कंपनी के लाभों से हिस्सा प्राप्त करने के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि कंपनी के लाभों से हिस्सा प्राप्त करने का कोई अधिकार, क्योंकि कंपनी का व्यक्तित्व तो सदस्यों और साझेदारी से भिन्न है। बसें कंपनी चला रही थी और सदस्यों को नहीं, बल्कि कंपनी को अपनी संपत्ति है। कोई व्यक्ति किस उद्देश्य से कंपनी का सदस्य बनता है, इस जांच से नहीं की जा सकती। कानून के अनुसार कंपनी का अस्तित्व सदस्यों के व्यक्तिगत उद्देश्य और योजना के व्यवहार से पूर्णतः स्वतंत्र है। इन सभी उदाहरणों से ये बात तय हो जाती है कि चाहे कंपनी का निर्माण करना और कंपनी के संचालक सदस्य में सारे कितने भी सदस्य हैं, उनके पास कंपनी के सारे अंश हों, तो भी वो कंपनी से पृथक अस्तित्व रखते हैं। कंपनी एक अलग अस्तित्व है और उसके संचालक मंडल के सदस्य या उसमें पैसे लगाने वाले व्यक्ति अलग सदस्य हैं। दोनों अलग अलग आइडेंटिटी रखते हैं। कंपनी के समापन की स्थिति में कंपनी के विधान के अनुसार उसके सदस्य और अभिदाताओं की पृथक अस्तित्व होता है और उनकी अलग सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों एक दूसरे पे वाद प्रस्तुत कर सकते हैं और एक उनके ऊपर वाद अलग अलग प्रस्तुत किया जा सकता है। थैंक यू।